नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम हिंदी, और हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे कारक। हिंदी में कारक पढ़ना इसलिए पहले आवश्यक होता है क्योंकि कारक यदि आपको आते होंगे तभी आप समास पढ़ पाएंगे। क्योंकि समास जो आपके समास के प्रकार हैं उसमें एक प्रकार आता है तत्पुरुष समास। यदि आपको कारकों का ज्ञान नहीं है तो आप तत्पुरुष समास नहीं सीख पाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसलिए हम आज आपको सिखाएंगे कारक। कारक के बारे में बताएंगे, कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हिंदी में कारक होते कितने हैं। दोस्तों, हिंदी में कारकों की संख्या 8 बताई गई है। मतलब कि हिंदी में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, वो कारक होते हैं 8। तो एक एक करके सभी कारक हम जानेंगे। कारक जानने से पहले ये हम आपको बताना चाहते हैं कि कारकों के जो अपने अपने कुछ चिन्ह होते हैं। क्योंकि जब आप कोई वाक्य बनाएंगे तो उसमें देख पा रहे होंगे कि वो चिन्ह आपको उस वाक्य में मिलेंगे। तो दोस्तों, चलो पहले हम जानते हैं कारक कौन कौन से हैं, 8 कारक कौन कौन से हैं, फिर हम जानते हैं। पहला आपका जो कारक है, पहला है कर्ता कारक। पहला कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब कर्ता कारक से को समझ लेते हैं पहले। कर्ता कारक का मतलब ये होता है जो कार्य को संपन्न करता है। जैसे कोई वाक्य हुआ, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है? कार्य को संपन्न कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो कर्ता कारक का मतलब कर्ता कौन होता है? जो कार्य को संपन्न करता है। तो जैसे बाय द वे कहीं पे आपको एक वाक्य लिखा है कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, उदाहरण। इसका जो विभक्ति का चिन्ह होता है वो होता है ने। जैसे राम ने गाना गाया, राम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, है ना। तो ने उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें ने विभक्ति का चिन्ह मिलेगा। उसके बाद उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे पुस्तक, अब यहाँ पे एक आप अपने मन में एक प्रश्न करिए कि किसने पुस्तक पढ़ी? किसने पुस्तक पढ़ी? यदि आप किसने मन में प्रश्न करते हैं तो कर्ता ही आएगा, क्योंकि कर्ता जो कार्य को कर रहा होगा, पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? पुस्तक को मोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? यहाँ पे कर्ता कारक है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मतलब कि बल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मोहन पर है। मोहन ने कार्य को किया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने गाना गाया, मोहन ने पानी पिया। ऐसे करके मतलब जिसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा हो, कार्य करने वाले पर प्रभाव पड़ रहा हो, वहां पे कौन सा आपका कारक होता है? वहां पे होता है कर्ता कारक। तो पहला कारक कौन सा था आपका? पहला कारक था आपका कर्ता कारक। अब हम जानते हैं दूसरा कारक। दूसरा कारक कौन सा है? दूसरा कारक होता है आपका कर्म कारक। कौन सा? दूसरा कारक होता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। जब आप कभी भी वाक्य कोई पढ़ेंगे तो इसमें यदि को आ रहा है, हालांकि इस पे आपको थोड़ा दिमाग लगा, को हर वाक्य में को का कर्म कारक ही नहीं होता है, मगर सामान्यतः जिन वाक्यों में को आता है तो उसमें क्या होता है? उसमें कर्म पे बल पड़ता है और वहां पे कर्म कारक होता है। जैसे हम उदाहरण एक लेते हैं और उसमें इसका अर्थ क्या होता है कि दो और तीनों और सजीव, इन सभी चीजों में क्या होता है? आपका कर्म कारक लगता है। एक वाक्य हम देखते हैं, अध्यापक छात्रों को पीटता है। अध्यापक छात्रों को, अध्यापक छात्रों को पीटता है। इसमें पहली बात तो आपका विभक्ति चिन्ह मिल रहा है को। पहला कौन सा? आपका विभक्ति चिन्ह मिल रहा है, तो इससे ही स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे कर्म कारक है। दूसरा, यदि आप वाक्य को अच्छी तरह से सीखें तो इसमें क्या आप पा रहे हैं कि अध्यापक, यहाँ पे देखिए ज्यादा बल नहीं, छात्रों को पीटता है ना। तो कर्म कहाँ पर है? देख पा रहे हैं कि कर्ता क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? अध्यापक। यदि अध्यापक यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे होता कि अध्यापक ने पुस्तक पढ़ी, अध्यापक पढ़ता, तो उसमें क्या होता कि कर्ता पर बल पड़ता। मगर यहाँ क्या कहा गया कि अध्यापक छात्रों को पीटता है,
मतलब कि अध्यापक कोई कर्म कर रहा है और कर्म क्या कर रहा है, छात्रों को पीट रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे एक तो को विभक्ति आएगी, दूसरा पर वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देख रहे हैं कि कर्म पे बल पड़ रहा है कर्ता को छोड़ करके। कर्ता पे बल नहीं पड़ा, इसमें किसमें बल पड़ रहा है, इसमें कर्म पर बल पड़ रहा है। तो अध्यापक छात्रों को पीटता है। कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। कृष्ण ने राधा को पुकारा। कृष्ण ने राधा को पुकारा। राधा को पुकारा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका कृष्ण है, कृष्ण यहाँ पर कौन सा करता है, तो क्योंकि यह कोई क्रिया कौन सी संपन्न पुकार रहा है, किसको, राधा को। अब यहाँ को जब आप एक प्रश्न करते हैं मन में किसको, तो उत्तर आता है यहाँ पे छात्रों को, यहाँ पे राधा को। तो यहाँ पे पहली बात तो विभक्ति का चिन्ह मिल गया आपको, इसे हालांकि यहाँ पे ने भी है तो इससे आप करता, मगर यहाँ पे बल किस पे, यहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे एक तो आपको ने विभक्ति मिल गया, ने विभक्ति चिन्ह किसका है, कर्ता का, और दूसरा मिल गया उसी में मिल गया को, तो को किसका है, कर्म कारक का है। मगर जब आप वाक्य पढ़ रहे हैं तो कृष्ण ने कम बल पड़ रहा है, और उसके बाद क्या है, राधा को पुकारा। कृष्ण ने राधा को पुकारा, मतलब कि देख रहे हैं राधा को पर ज्यादा बल पड़ रहा है, और राधा को पुकारा मतलब कि क्या है, कर्म पे जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, कर्म कारक। कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है। बच्चे को सुला रही है। सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है। यहाँ पे आप देख रहे माँ यहाँ पे करता है, माँ करता है, और माँ यहाँ पर देखिए कम प्रेशर, कम उस पर फोकस जा रहा है, किस पे जा रहा है, बच्चे को सुला रही है। मतलब कि माँ क्या करे, कोई कर्म कर रही है। किसको, यहाँ पे मन में सवाल प्रश्न करें खुद से किसको, तो उत्तर यहाँ से आता है किसको, बच्चे को सुला रही है। मतलब कि माँ कोई कर्म कर रही है, तो कर्म कर रही है तो वहाँ पे कौन सा कारक है, कर्म। पहली बात तो विभक्ति चिन्ह आपका को मिल गया है। दूसरी बात यह है कि बच्चे को सुला रही है, मतलब कोई कर्म कर रही है, तो कर्म कौन सा, बच्चे को सुला रही है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, आपका कर्म कारक होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कारक। विभक्ति भी आप साथ में देखते जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका कारक है, टाइप है, वो है करण कारक। कौन सा, करण कारक। करण कारक। करण कारक इसका ये कहाँ पर करण कारक, एक तो कोई साधन होगा, कारण होगा, या रीति होगी। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। से या के द्वारा। के द्वारा। इसमें वाक्य में आपको ये दोनों विभक्ति चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम कोई एक वाक्य लेते हैं कर्ण कारक का। कर्ण कारक का जैसे मुकेश चाकू से फल काटता है। मुकेश चाकू से फल काटता है। फल काटता है। अब यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला था कि इसमें किसी साधन का जिक्र होता है। इनके वाक्यों में किसी साधन का जिक्र होगा, या तो फिर किसी कारण का जिक्र होगा, या फिर किसी कोई रीति का जिक्र होगा। तो यहाँ पे कौन सा, चाकू क्या है, साधन है। क्या कर, वो साधन क्या करता, फल को काटता है। तो पहली बात तो ये आपका इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा था, एक तो से था और दूसरा था के द्वारा। तो पहली बात तो ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पे मिल रहा है, इससे इस पे स्पष्ट हो गया कि कौन सा है, कर्ण कारक है। मगर हाँ, क्योंकि से जो आपका चिन्ह है ये आपको दूसरे कारक में भी मिलेगा, ये दो जगह आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम किससे सबसे ज्यादा वाक्य पे बल देंगे, से विभक्ति कारक से हम नहीं पहचानेंगे, किससे पहचानेंगे, वाक्य से। जैसे मुकेश चाकू से, मैंने कहा जब किसी साधन का जिक्र हो, किसी साधन के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, किसी कोई कारण के द्वारा हो, तो वहां पे कौन सा आपका होता है, वहां पे होता है आपका कर्ण कारक। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मुकेश चाकू से कर्म भी कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है कि फल काट रहा है। मगर यहाँ पे कर्म नहीं, यहाँ पे क्या है, चाकू से दिया गया है। तो यहाँ पे विभक्ति कौन सी है, किसकी है, कर्ण कारक की। तो यहाँ पे कौन सा है, कर्ण कारक। कोई दूसरा वाक्य ले लेते हैं। मोहन कलम से लिखता है। मोहन कलम से लिखता है। मोहन कलम से लिखता है। मोहन किससे लिखता है, कलम से। देखने साधन है, साधन का जिक्र हुआ, किससे लिख रहा है, इससे। जब आप खुद इससे प्रश्न करते हैं किससे, तो किससे, कलम से। यहाँ पे किससे, चाकू से। किसी जब साधन का जिक्र हो तो मैंने बोला कौन सा कारक होता है, वहां पे कर्ण कारक होता है, विभक्ति आपकी से लगी होती है ना। तो ये दोनों आपको वाक्यों से आप क्या समझिए कि कर्ण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा,
उसके बाद उदाहरण है आपके, मुकेश चाकू से फल काटता है, मोहन कलम से लिखता है। इसी तरह किसी भी साधन का जिक्र वाले यदि वाक्य आपको मिलते हैं, कोई कारण वाला वाक्य मिलता है या किसी रीति का जिक्र होता है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा आपका, वहाँ पे होगा आपका करण कारक। अब हम देखते हैं अगला कारक। अगला जो आपका कारक आता है वो है संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। अगला जो कारक है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? वाक्य में कौन सा चिन्ह आपको देखने को मिलता है? इसमें होता को या के लिए, को या के लिए। ये विभक्ति चिन्ह आपको वाक्यों में देखने को मिल जाएगा। यदि ये विभक्ति चिन्ह आपको देखने को मिलता है तो वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के उदाहरण हमको देख लेते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे होता है? देना, प्रदान करना या दान के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। देना संप्रदान कारक का कहाँ? या तो कोई चीज देना होगा, दान के लिए, है ना। इन सब चीजों के लिए कौन सा कारक प्रयोग होता है? इसमें संप्रदान कारक होता है। चलो कोई वाक्य हम देख लेते हैं। राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दिया। राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दिया। राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दिया। गाय दान दिया। अब वाक्य आप पढ़ रहे हैं, पहली बात तो आपका विभक्ति चिन्ह मिल रहा है। कौन सा? को। क्या? किसको? ब्राह्मण को विभक्ति चिन्ह मिल रहा है। इससे स्पष्ट होता है को किसमें आता है? संप्रदान कारक में। दूसरा, अब हम वाक्य को समझ लेते हैं कि राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दिया। दान दिया है, मैंने बोला था कि कर्ण कारक में किसका जिक्र होता है? दान का होता है। देना, किसी चीज को देना, देने का जिक्र होता है। और या फिर आपको प्रदान करने का जिक्र होता है। दान देना, देना या प्रदान करना, है ना। यहाँ पे हम एक और जोड़ते हैं, प्रदान करना। तो यदि देना, दान और प्रदान करने का जिक्र हो वाक्य में, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? आपका संप्रदान कारक होता है। विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए। वाक्य आप देखें, राजा ने ब्राह्मण को, विभक्ति चिन्ह आपको मिल गया। गाय दान दिया, वाक्य से भी आप देख रहे हैं इसमें दान का जिक्र है। यदि दान का जिक्र है तो कौन सा कारक है? संप्रदान है। उसके नाम के आगे ही दान लगा हुआ है। या देने, प्रदान करने संबंधी यदि वाक्य में जिक्र हो तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? आपका संप्रदान कारक होगा। उसके बाद हम कारक का अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रकार जो है आपका वो है अपादान कारक। संप्रदान के बाद तुरंत आता है कौन सा? अपादान कारक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है ये अपादान कारक। अपादान से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में मिलते हैं और इसके समास भी इससे बहुत पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास में अपादान का जो होता है विभक्ति का, उसमें ये भी पूछा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं अपादान कारक क्या है। क्या है अपादान कारक? अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक का पहली बात तो हम विभक्ति देख लेते हैं। विभक्ति चिन्ह कौन कौन सा होता है? इसमें भी किसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है? से। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि से जो था किसमें था? करण में भी था। मगर करण में जब था तो वहां पे से का अर्थ दूसरा था। वहां पे किसी साधन से की बात हो रही, साधन के आगे से लगता था। मगर यहाँ पे जो से का अर्थ होता है वो होता है अलग होना। यहाँ से अपादान का मतलब ही होता है अलग होना। अलग होना, अलग होना। अपादान का अर्थ क्या होता है? ये या तो अलग होने का वो होता है, या तो फिर मना करना, भय, डर, इन सभी चीजों के लिए अपादान होता है। भय का वाक्य में जिक्र हो, भय, डर, या फिर हीनता, हीनता भी आता है इसमें, हीनता का जिक्र हो, जैसे धन से हीन, है ना। तो इन सभी कारक उसमें क्या होता है? ये विभक्ति, ये आपका अपादान कारक होते हैं जिसमें अलग होने का जिक्र हो, कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो, या फिर भय का हो, या फिर डर का हो, या फिर हीनता का हो, तो उसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। विभक्ति चिन्ह आपका कौन सा होता है? से होता है। यहाँ पर से का अर्थ दूसरा होता है, कर्ण में से का अर्थ दूसरा होता है। एक उदाहरण देख लेते हैं अपादान कारक का। गंगा हिमालय से निकलती है, बहुत ही पुराना उदाहरण है इसका। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, बहुत ही पुराना इसका उदाहरण है। तो इसमें आप क्या देखें कि गंगा जो है कहाँ से निकलती? हिमालय से। मतलब कि गंगा हिमालय से
अलग हो रही है, गंगा हिमालय से अलग हुई, भाई निकलेगी तो वहां से अलग ही तो हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, और अपादान कारक का अर्थ ही मतलब यही इसी सेंस में होता है कि अलग होने में। तो यहाँ गंगा क्या है, हिमालय से निकलती है या समझ लो अलग ही हो रही है। एक तो हिमालय से विभक्ति चिन्ह भी आपका मिल रहा है, अलग होने का सेंस भी निकल रहा है ना। तो इसका मतलब इसमें कौन सा कारक, इसमें है आपका अपादान कारक। उसके बाद दूसरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो पेड़ से अलग होगा, और अलग होगा तो यहाँ पे कौन सा होगा, अलग होने में कौन सा, अलग होने के सेंस में कौन सा कारक लगता है, अपादान कारक लगता है। तो एक तो ये हुआ गंगा हिमालय से निकलती, दूसरा पेड़ से पत्ता गिरा, ये सभी किस कारक के हैं, ये हैं सभी अपादान कारक के। अब हम देखते हैं और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें जो कारक है उस किस में होता है, कारक किस में होता है। तो कारक हमेशा इसमें स्थिर वस्तु में होता है। स्थिर का मतलब जैसे पेड़ है, पेड़ से पत्ता तो गिरा मगर स्थिर कौन है, पेड़ है, तो कारक किस में है, पेड़ में है। यहाँ पे हिमालय, गंगा क्या हिमालय से निकली, स्थिर कौन है, हिमालय स्थिर है, तो यहाँ पे कारक किस में है, हिमालय में है। तो उसके बाद हम अगला कारक देखते हैं जो कि है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक अगला टाइप है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं का की के रा री रे, का की के रा री रे, ये सभी कारक चिन्ह किस में आते हैं, ये सभी आते हैं आपके संबंध में। ना नी ने भी होता है, ना नी ने, ना नी ने, ये सभी विभक्ति चिन्ह किस में आते हैं, संबंध कारक में। और इसमें क्या है कि उस वस्तु का उससे संबंध उसमें वाक्य में आपको संबंध का सेंस में आपको दिखाई देगा। जैसे हम एक वाक्य ले लेते हैं संबंध कारक का, संबंध कारक का, जैसे यह हमारा मकान है, यह हमारा मकान है, यह हमारा मकान है, मकान है। तो इसमें पहली बात हम विभक्ति चिन्ह ढूंढेंगे। विभक्ति चिन्ह हमारा, मैंने बोला था रा री रे का की के ये सभी आते हैं, तो इसमें हमारा में रा मिल गया आपको विभक्ति चिन्ह। अब हम देखेंगे इसमें संबंध, या क्या है, या हमारा मकान है, मतलब कि हमारा संबंध किससे है, मकान से, है ना। तो इसमें आप देखिए वाक्य में ही संबंध प्रकट होता है, यह हमारा मकान है, हमारा भी जो हमारा उससे संबंध है। तो संबंध कारक में संबंध प्रकट होता है, विभक्ति चिन्ह होता है का की के रा री रे ना नी ने। इसी तरह कोई दूसरा वाक्य ले लेते हैं, मेरा चश्मा बहुत कीमती है, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। उसमें भी देख रहे हैं रा में आपको विभक्ति चिन्ह मिल गया, मेरा चश्मा, साथ ही संबंध बताया चश्मा से, आपका किसका चश्मा है, मेरा चश्मा, माने चश्मे के साथ है, संबंध कारक वाक्य से ही निकल रहा है। उसके बाद हम दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे वह रमेश का भाई है, या वह रमेश का भाई है ले लेते हैं, वह रमेश का भाई है, रमेश का भाई है, अब इसमें देख पा रहे हैं कि का जो है विभक्ति चिन्ह मिल गया आपको संबंध कारक का की के रा री रे ना नी ने मैंने बोला था। तो यहाँ पे रमेश का भाई है, रमेश का भाई से संबंध भी है ना, तो संबंध भी बता रहा है आपको, विभक्ति चिन्ह भी मिल रहा है। अगला जो टाइप है वो है अभिकरण कारक। अगला टाइप है अभिकरण कारक। अगला जो आपका टाइप है अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह कौन कौन सा होता है अधिकरण में, में या पर, में या पर का होता है, में या पर। इसमें विभक्ति चिन्ह कौन कौन सा है, में या पर। में पर बीच या ऊपर का सेंस होता है, बीच या ऊपर। उसके बाद इसमें होता क्या है कि कोई स्थान समय अवसर की बात कही जाती है इस कारक में, कोई स्थान समय अवसर की बात इसमें कही जाती है। कोई एक वाक्य हम देख लेते हैं अभिकरण का, अधिकरण कारक का, भौरा फूलों पर मंडरा रहा है, भौरा फूलों पर मंडरा रहा है,
मंडरा रहा है। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आपको पर मिल रहा है। मैंने बोला था में या पर, जिसमें आ रहा हो जिस वाक्य में, तो कौन सा कारक है आपका? अधिकरण कारक है। विभक्ति चिन्ह भी मिल गया। उसके बाद सेंध का में या पर की बात है। आप वाक्य से ही समझ पा रहे हैं कि भौरा किस पे? फूलों पर, है ना। पर की बात हो रही माने स्थान या किसी अवसर, उसकी बात होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भौरा किस पे बना रहा है? फूलों पर। तो इस साफी सेंस निकल रहा है, विभक्ति चिन्ह भी है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है आपका? अधिकरण कारक है। कोई दूसरा ले लेते हैं। फ्रिज में सेब रखे हैं। फ्रिज में क्या था? फ्रिज में सेब रखे हैं। तो में आपका है विभक्ति चिन्ह है। किसमें आता है आपका? अधिकरण इसमें आता है, अधिकरण कारक में। तो फ्रिज में सेब रखे हैं। स्थान की बात हुई, कहाँ पे रखे हैं? फ्रिज में। तो इसका सेंस भी यही होता है, स्थान या अवसर इनकी बात होती है इसमें अधिकरण कारक में। और विभक्ति चिन्ह भी क्या है? में, पर, ये सब आ जाए तो इसमें में मिल रहा। फ्रिज में सेब रखे हैं, है ना। तो इसमें कौन सा कारक हो गया आपका? अधिकरण कारक हो गया। सबसे नेक्स्ट लास्ट कारक है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक। अगला क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक में विभक्ति क्या होती है? संबोधन कारक में क्या होती है विभक्ति? किसमें? पुकारने की बात होती है। किसमें? पुकारने की बात। वाक्य में किसकी बात होती है? पुकारने की बात। एक वाक्य ले लेते हैं संबोधन का। ओ भाई जरा इधर आओ। ओ भाई जरा इधर आओ। ओ भाई जरा इधर आओ। इसमें क्या देख पा रहे होंगे? पुकारने की बात हो रही है। कोई किसी को बुला रहा है, भाई को बुला रहा है, ओ भाई, है ना। ओ भाई जरा इधर आओ। तो इसमें क्या संबोधन दे रहा है, किसको बुला रहा है ना। पुकारने की बात हुई है। दूसरा वाक्य ले लेते हैं। हे भगवान अब क्या होगा? हे भगवान अब क्या होगा? तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं पुकारने का सेंस है। अरे भाई क्यों शोर मचा रहे हो, है ना। अरे भाई क्यों शोर में, मतलब इस तरह से वाक्य आप देख पा रहे हैं। जितने भी कारक हैं, जितने भी आपके 8 कारक हैं। कौन कौन से 8 कारक थे आपके? पहला था आपका कर्ता कारक, दूसरा था कर्म कारक, तीसरा था करण, संप्रदान, अपादान। अपादान के बाद था आपका संबंध कारक, संबंध के बाद क्या था आपका? अधिकरण, उसके बाद क्या था? संबोधन। तो इतने कारक आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखे। सबके विभक्ति चिन्ह भी इस वीडियो के माध्यम में आपको बताए गए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, कारक भी आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद नहीं आए हैं किसी भी प्रकार से, तो आप इसके वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें समझ में ना आई हों। तो आशा करते हैं वीडियो आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर व कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और हिंदी कंप्लीट कोर्स आप लीजिए, सब कुछ पढ़िए। कारक, समास, चिन्ह, संधि से लेकर अब इसके बाद कारक आपके हो गए हैं। कारक समझाना पहले इसलिए जरूरी था क्योंकि समास आपको पढ़ाने थे। तो समास में आपको कारकों का ज्ञान होना चाहिए, विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको कारक पढ़ाए दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।